स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम रिकरेंसेस के बारे में सीखेंगे। हम देखेंगे कि रिकरेंसेस को कैसे सेटअप किया जा सकता है और उनको सॉल्व कैसे किया जा सकता है। आज के लेक्चर के लिए मटेरियल मैंने कॉर्मन की किताब के चैप्टर 4 से लिया है। इसके अलावा MIT का मैथमेटिक्स फॉर कंप्यूटर साइंस सीरीज़ में लेक्चर 14 है, डिवाइड एंड कंकर रिकरेंसेस, उससे भी मैंने हेल्प ली है। स्टूडेंट्स, आप इस पज़ल को जानते होंगे, इसका नाम टावर ऑफ हनोई है। ये 1883 में एक फ्रेंच मैथमेटिशियन थे, एडवर्ड लूकस, उन्होंने इसको ईजाद किया था। इसमें हमने करना ये है कि हमारे पास 3 पैग्स हैं और हमारे पास मुख्तलिफ़ डिस्क हैं, जो कि सबसे छोटी डिस्क सबसे ऊपर होती है और उसके बाद ग्रेजुअली बड़ी डिस्क उसके नीचे होती हैं। इस तरह से ये ऑर्डर में रखी होती हैं। हमने इन डिस्क को एक पैग से दूसरी पैग के ऊपर मूव करना है। गेम के रूल्स सिंपल हैं। आप छोटी डिस्क को बड़ी डिस्क के ऊपर नहीं रख सकते और एक मूव के अंदर आप एक ही डिस्क को उठा सकते हैं। आइए हम मिल के 3 डिस्क के लिए टावर ऑफ हनोई सॉल्व करते हैं। आप देख सकते हैं कि मेरे पास 3 पैग्स हैं। इनके पहली वाली पैग के ऊपर मेरे पास 3 डिस्क हैं। रेड डिस्क है, ब्लू डिस्क है और ग्रीन डिस्क है। मेरा टास्क ये है कि मैंने इस टावर को इस पैग से सेंटर वाले पैग के ऊपर मूव करना है। तो स्टूडेंट्स, मेरी पहली मूव में मैंने रेड डिस्क को उठाया और उसको सेंटर वाली जगह पे प्लेस कर दिया। ठीक है, आप देख सकते हैं मैंने कोई रूल ब्रेक नहीं किया। मैंने छोटी डिस्क के ऊपर बड़ी डिस्क नहीं रखी। इसी तरीके से मैंने एक ही डिस्क उठाई है। दूसरी मूव में मैं ब्लू डिस्क को मूव कर रहा हूँ। ब्लू डिस्क को मैं रेड डिस्क के ऊपर नहीं रख सकता क्योंकि इस तरीके से मेरा रूल ब्रेक हो जाएगा, तो मैं इसको जो खाली पैग है उसके ऊपर रख रहा हूँ। तीसरी मूव में मैं अब रेड डिस्क को यहाँ से उठा के ब्लू डिस्क के ऊपर रख रहा हूँ क्योंकि मैं ग्रीन डिस्क के लिए जगह खाली करना चाह रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद चौथी मूव में ग्रीन डिस्क जो है वो अपनी मतलूबा जगह के ऊपर हमने मूव की। और पांचवी मूव में हमने अब ग्रीन डिस्क के ऊपर ब्लू डिस्क आएगी, लेकिन ब्लू डिस्क के ऊपर रेड डिस्क है तो पहले उसको हटाना पड़ेगा। तो पांचवी मूव में मैंने रेड डिस्क को ब्लू डिस्क के ऊपर से हटाया। आगे ये सिंपल है पज़ल। अब ब्लू डिस्क अपनी जगह पे आएगी और उसके बाद 7वीं मूव में जाके तो पूरे का पूरा टावर जो है वो अपनी जगह पे, अपनी मतलूबा जगह के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। स्टूडेंट्स, अगर मैं डिफ़ाइन करूँ टी एक फंक्शन के तौर पे जिसके अंदर नंबर ऑफ डिस्क जो है वो पैरामीटर हो, तो मैं कह सकता हूँ जी T3 इज़ लेस दैन इक्वल्स टू 7। ये 7 मूव्स मुझे लगी 3 डिस्क के टावर ऑफ हनोई को एक पैग से दूसरे पैग के ऊपर मूव करने के लिए। ठीक है, यहाँ पे मैंने लेस देन इक्वल्स टू 7 इसलिए लिखा है क्योंकि मैंने एक तरीके से इसको सॉल्व किया है। कोई और तरीका हो सकता है जिसमें हम शायद 7 से कम मूव्स में भी इसको सॉल्व कर सकें। तो अभी फॉर द टाइम बीइंग हम अपर बाउंड डिफ़ाइन कर रहे हैं। हमने ये शो किया है कि ज़्यादा से ज़्यादा 7 मूव्स में हम 3 डिस्क को एक पैग से दूसरे पैग के ऊपर मूव कर सकते हैं। तो Tn हमने डिफ़ाइन किया मिनिमम नंबर ऑफ़ मूव्स फॉर एन डिस्क, जैसे कि लास्ट स्लाइड में हमने देखा। अगर मेरे पास एक ही डिस्क का टावर होगा तो उसको मूव करना बहुत आसान है। आपको जो एक डिस्क है उसको एक पैग से उठा के दूसरी पैग पे रख लें। अगर 2 डिस्क हैं तो उसके लिए मुझे 3 मूव्स चाहिए होंगी। अज्यूम करेंगे मेरे पास एक छोटी डिस्क है और एक बेस है, तो पहली मूव में मुझे छोटी डिस्क को उठाना पड़ेगा, उसके बाद फिर मैं बेस को मूव करूँगा और तीसरी डिस्क में मैं छोटी डिस्क को वापस अपनी बेस के ऊपर रख दूँगा। T3 के लिए हमने अभी देखा लास्ट स्लाइड में कि एट मोस्ट 7 मूव्स हमें चाहिए। ऐसा हो सकता है कि इससे कम मूव्स भी हम कम मूव्स में भी ये वाला टास्क हम कर सकें। ठीक है स्टूडेंट्स, हम थोड़ा सा सोचना चाहते हैं कि क्या कोई एक जनरल अपर बाउंड हम डिफ़ाइन कर सकते हैं Tn के लिए। लाइक मेरे पास 64 डिस्क हो तो उनको मैं कैसे मूव करूँगा, तो मुझे कितनी मिनिमम नंबर ऑफ़ मूव्स कितनी चाहिए होंगी। आइए हम T4 से सोचना शुरू करते हैं। हमने T1, T2 और T3 सॉल्व कर लिए। T4 को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, मैं चाहता हूं कि आप यहाँ पे वीडियो को पॉज करें और थोड़ा सा सोचें, एक स्ट्रेटजी बनाएं कि T4 को कैसे सॉल्व किया जा सकता है। जी स्टूडेंट्स, आपने सोच लिया होगा कि हम T4 को सॉल्व कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ T3, यानी कि 4 डिस्क वाले प्रॉब्लम को हम 3 डिस्क वाले प्रॉब्लम की टर्म्स में सॉल्व करने के बारे में सोच सकते हैं। यानी कि 4 डिस्क में हमारे पास जो ऊपर वाले 3 डिस्क हैं उनको मूव करने के लिए तो वही 7 मूव्स चाहिए होंगे। ठीक है, बाकी रह गई नीचे वाली डिस्क बेस।
तो उसको मूव करने के फिर हमें कुछ नंबर ऑफ मूव्स चाहिए होंगी, और फिर दोबारा वही 3 डिस्क हैं वो वापस उस जगह पे आएंगी, तो उसके लिए फिर हमें कुछ मूव्स चाहिए होंगी। तो की आइडिया यहाँ पे ये है कि हम 4 डिस्क प्रॉब्लम को 3 डिस्क प्रॉब्लम की टर्म्स में रिकर्सिवली सॉल्व कर सकते हैं। रिकर्सिव सोल्यूशन वो होता है जिसमें आप सोल्यूशन के अंदर प्रॉब्लम को दोबारा इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे कि आप 4 डिस्क प्रॉब्लम के लिए 3 डिस्क प्रॉब्लम को दोबारा इस्तेमाल कर रहे हैं। प्रोग्रामिंग में रिकर्सिव मेथड अपने आप को दोबारा कॉल करता है विद डिफरेंट काइंड ऑफ डाटा। ठीक है, ओके। जनरली अगर हम देखें तो मेरे पास ये 3 पैग्स हैं, वही वाली। मेरे पास 1 से लेके n डिस्क्स हैं लेफ्ट मोस्ट पैग के ऊपर, ठीक है, और उनको मैंने इस सेंटर पैग के ऊपर मूव करना है। ठीक है, तो मैं ऐसा कर सकता हूँ, मैं सोच सकता हूँ कि इसके ऊपर जो n-1 डिस्क हैं उनको उठा के मैं इस राइट वाली पैग के ऊपर मूव करूं। ठीक है, तो इसके लिए मुझे चाहिए होंगे Tn-1 स्टेप्स। Tn मैंने डिफाइन किया मिनिमम नंबर ऑफ मूव्स फॉर मूविंग n डिस्क्स। तो अगर मैंने n-1 डिस्क को मूव करना है तो वो Tn-1 होगा। ठीक है, तो ये मेरा पहला फेज़ होगा कि मैंने सबसे पहले ये टॉप Tn-1 डिस्क में इनको मूव करना है। दूसरा फेज़ ये है कि मैंने बेस को मूव करना है, nth डिस्क को मूव करना है। इसके ऊपर कितने स्टेप्स लगेंगे, कितने मूव्स लगेंगे, तो इसके ऊपर 1 मूव लगेगी। ठीक है, दिस इज़ फेज़ 2। फेज़ 2 के ऊपर 1 मूव लगेगी। ठीक है जी, और फिर अब आपको पता चल गया होगा कि आखिरी फेज़ क्या होगा। आखिरी फेज़ ये होगा कि जो 1 से लेके n-1 डिस्क इधर रखी हुई हैं राइट मोस्ट पैग के ऊपर, इनको अब हम बेस के ऊपर मूव करेंगे। तो इनको मूव करने के लिए मैंने कहा Tn है मिनिमम नंबर ऑफ मूव्स फॉर n डिस्क, तो n-1 के लिए Tn-1 है। ठीक है, सारे जमा करें, आपके पास आ जाएगा Tn-1 प्लस 1 प्लस Tn-1। ठीक है, तो अगर मैं इसको इस तरीके से लिखूं कि Tn इज़ लेस देन इक्वल टू 2Tn-1 प्लस 1, तो गलत नहीं होगा। और यहाँ पे लेस देन इक्वल टू मैं इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि मैं एट मोस्ट मैं अपर बाउंड डिफाइन कर रहा हूँ। ठीक है, अच्छा, जैसे कि अब इसके अंदर वैल्यूज़ पुट करके देखते हैं। T3 हमने देखा था कि वो 7 था, तो T2 मुझे पता है T2 जो है वो 3 है। तो अगर मैं यहाँ पे पुट करूँ तो 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस 1 7 आ जाता है। इसी तरीके से 4 अगर हमने निकालना है, T4 निकालना है, तो वो होगा 2T3 प्लस 1, Tn-1 की जगह पे 3 आ जाएगा। तो T3 मैंने अभी देखा कि 7 है, तो ये 7 मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस 1 15 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से हम 5 6 7 सारे हम निकाल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे की चीज़ ये है कि हमें हर दफ़ा जो n नंबर ऑफ़ मूव्स के लिए वैल्यू निकालनी होती है, उसके लिए हमें Tn-1 चाहिए होगा। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। ओके, अब हम ये देखते हैं, अभी तो हमने अपर बाउंड फाइंड किया ना, हमने इसको लेस देन इक्वल टू में फाइंड किया, इनइक्वालिटी में फाइंड किया। अब हम ये देखते हैं कि क्या ये बेस्ट तरीक़ाकार है। अगर ये बेस्ट तरीक़ेकार है तो फिर हम लोअर बाउंड फाइंड करेंगे, और अगर लोअर बाउंड भी यही आती है तो फिर ये इनइक्वालिटी की जगह पे इक्वालिटी आ जाएगी दरमियान में। तो हम देखते हैं कि लोअर बाउंड हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो लोअर बाउंड फाइंड करने के लिए आपके पास n डिस्क है। यहाँ पे अगेन उसी तरीके से आपने nth डिस्क को मूव करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कम से कम हम कितनी मूव्स कर सकते हैं, तो कम से कम हम Tn-1 स्टेप्स हमें चाहिए होंगे। ठीक है, Tn-1 हमें स्टेप्स चाहिए होंगे n-1 डिस्क को इसके ऊपर से मूव करने के लिए। और उसके बाद एक से ज़्यादा स्टेप्स हम कर सकते हैं, कम से कम जो वो 1 स्टेप चाहिए होगा उससे ज़्यादा भी हम कर सकते हैं फॉर मूविंग द nth डिस्क। और उसके बाद फिर तीसरे फेज़ में हम Tn-1 दोबारा हमें स्टेप्स चाहिए होंगी वापस उस n-1 डिस्क को वापस मूव करने के लिए जहाँ पे हमें इसको चाहिए। यानी कि अगर हम इस सब को जमा करें तो मेरे पास बन रहा है Tn इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 2Tn-1 प्लस 1, यानी कि जो लोअर बाउंड है वो भी यही बन रही है। ठीक है, तो आप जानते हैं कि अगर इनइक्वालिटीज़ में अगर लोअर बाउंड भी वही हो और अपर बाउंड भी वही हो तो उसका मतलब इक्वालिटी होती है। यानी कि अब मैं सेफली लिख सकता हूँ कि Tn इज़ इक्वल टू 2Tn-1 प्लस 1, यानी कि जो फार्मूला मैंने पिछली स्लाइड में डिराइव किया था उसमें मैं यहाँ पे लेस देन इक्वल्स लिखा हुआ था, तो अब मैं लेस देन इक्वल्स को इक्वल्स के साथ रिप्लेस कर सकता हूँ। यानी कि T3 जो है वो 7 से कम नहीं है, 7 से कम या 7 के बराबर नहीं है, इनफैक्ट 7 के बराबर है। इसी तरीके से T4 जो है वो
15 के बराबर है। ठीक है, यहाँ पे मैं एक डेफिनेशन आपके सामने रखना चाहता हूँ। डेफिनेशन है रिकरेंस की। रिकरेंस एक मैथमेटिकल फंक्शन होता है जो डिफाइंड होता है इन टर्म्स ऑफ वन और मोर बेस केसेस एंड इटसेल्फ विद स्मॉलर आर्गूमेंट्स। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने T1 डिफाइन किया 1, ठीक है, और उसके बाद फिर फर्दर जितने भी हैं 1 से ऊपर वाले उनके लिए हमने ये फार्मूला लिख दिया। सही, T2 आपने निकालना है तो उसके लिए आपको T1 चाहिए होगा, उसको आप 2 से ज़रब देंगे और 1 जमा करेंगे तो आपके पास T2 जो है वो आ जाएगा। इसी तरीके से T3 निकालना है तो उसके लिए हमने ये एक फार्मूला बना लिया। तो रिकरेंस जो है उसके 2 हिस्से होते हैं, एक बेस केस होता है, जो एक से ज़्यादा बेस केस हो सकते हैं, ये चीज़ ध्यान में रखें। और दूसरी चीज़ ये होती है कि हमने रिकरेंस के अंदर फंक्शन को दोबारा इस्तेमाल करते हैं विद स्मॉलर आर्गूमेंट्स, जैसे कि हम यहाँ पे देख रहे हैं Tn में हम Tn-1 को इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, अब आप सोचें कि अगर हमने T64 निकालना हो, देखिए एक तो तरीका ये है कि हम लीनियरली आगे बढ़ते हुए इनको निकालते जाएँ। T4 के लिए T3 इस्तेमाल करेंगे, 5 के लिए 4 इस्तेमाल करेंगे, 9 के लिए 8 इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अगर मुझे 64 निकालना है तो उसके लिए तो ये बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा, यानी कि मुझे T1 से लेके तो T63 तक सारे निकालने पड़ेंगे, तो फिर जाके मैं T64 निकाल सकता हूँ, जो कि कोई अच्छा तरीका नहीं है। तो हमें एक सिंपल फार्मूला चाहिए जिसके अंदर मैं डायरेक्ट 64 पुट करूँ और वो मुझे बता दे कि कितनी मूव्स हमें चाहिए होगी। इसको हम कहते हैं क्लोज फॉर्म एक्सप्रेशन। ठीक है, तो रिकरेंस को सॉल्व करने का मकसद ये होता है कि हमने उस रिकरेंस के लिए क्लोज फॉर्म एक्सप्रेशन निकाल ली। ठीक है जी, तो क्लोज फॉर्म एक्सप्रेशन निकालने के बहुत सारे तरीके हैं। इनमें से जो पहला तरीका है उसको कहते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड, इसको गेस एंड वेरीफाई भी कहते हैं। ये मेथड इस तरीके से काम करता है कि आपके सामने एक रिकरेंस है, आपने उस रिकरेंस को का सलूशन जो है वो गेस करना है और फिर उस सलूशन को हमने वेरीफाई करना है यूजिंग मैथमेटिकल इंडक्शन। ठीक है, जैसे ये मेरे सामने एक रिकरेंस है जो कि हमने लास्ट स्लाइड्स में डिराइव की, टावर ऑफ हनोई की रिकरेंस Tn=2 Tn-1 + 1। इसका गेस क्या हो सकता है, ये आपके सामने आप देखें, हमने डिफरेंट वैल्यूज़ रखी। T1 जो है वो 1 है, T2 जो है वो 3 है, T3 जो है वो 7 है, T4 जो है वो 15 है। आप यहाँ से देख सकते हैं कि ये 2 की पावर्स की टर्म्स में कहीं बढ़ रहा है। ये 2 की 2⁻² है, सॉरी 2⁻² -1 है। ये इसी तरीके से 2⁻³ -1 है। ये जो है ये 2⁻4 -1 है। तो हम इसको लिख सकते हैं कि हमारा गेस जो है वो Tn=2⁻n-1 है। ठीक है, लेकिन अभी तक हमने इसको साबित नहीं किया, ये गेस है। इसको साबित करने के लिए हमें प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन की ज़रूरत पड़ेगी। आप जानते हैं कि मैथमेटिकल इंडक्शन के लिए हम सबसे पहले प्रेडिकेट लिखते हैं। तो प्रेडिकेट होगा फॉर ऑल n T(n)=2⁻n-1। इसको हमने साबित करना है। मैथमेटिकल इंडक्शन में पहला स्टेप बेस स्टेप होता है, जिसमें हम जो डोमेन का पहला एलिमेंट है उसको पुट करते हैं प्रेडिकेट के अंदर, और प्रेडिकेट से फिर हम एक प्रोपोजिशन बनाते हैं और फिर उस प्रोपोजिशन को देखते हैं कि ये ठीक है या नहीं है। तो पहला एलिमेंट मेरे पास n=1 है, उसको मैं पुट करता हूँ फार्मूला के अंदर, जो कि मैंने साबित करना है। तो ये है 2n-1, तो ये हो जाएगा 2n -1 यानी कि 2 -1। तो जवाब मेरे पास 1 आएगा, जो कि मुझे ऑलरेडी गिवन है एज ए बेस केस। ठीक है, तो मैंने प्रूव कर दिया, बेस स्टेप मेरा सेटिस्फाई हो गया। इंडक्टिव स्टेप में हम कोई चीज़ जो है वो अज्यूम करते हैं, उसको हम इंडक्टिव हाइपोथेसिस कहते हैं, और हम किसी और चीज़ को साबित करने की कोशिश करते हैं। तो हम अज्यूम करते हैं जी कि Tk=2⁻k-1 फॉर ऑल k <n। ठीक है, k के लिए हमने अज्यूम कर लिया कि ये वाला प्रेडिकेट जो है, ये वाली प्रोपोजिशन जो है वो ट्रू है। सही, हमने साबित करना है Tk+1 के लिए। ठीक है, हमने साबित करना है कि Tk+1=2⁻k+1 -1। अब देखें n की जगह मैंने k+1 पुट कर दिया। ठीक है, इस इक्वेशन को मैं 1 कह रहा हूँ, इसको मैंने इंडक्टिव हाइपोथेसिस कहा हुआ है। ओके, अच्छा, यूजिंग द रिकरेंस वी नो दैट Tk+1 कैसे होगा, हमें पता है Tk+1 का। हाँ जी, हमें पता है Tk+1 अगर आपने निकालना है तो हम Tk इस्तेमाल कर सकते हैं, रिकरेंस नहीं, हम इसका सोल्यूशन दिया हुआ है। ठीक है, तो रिकरेंस के अंदर हम अगर Tk की वैल्यू पुट करें तो हमें Tk+1 की वैल्यू मिल जाएगी। सही, तो हमें पता है कि Tk+1 = 2Tk
+1। ठीक है, टी के हमारे पास ये गिवन है आई एच में। ठीक है, टी के है मेरे पास जी 2⁻k-1। इसको हमने पुट किया इसकी जगह पे 2 में पुट किया, और ये +1 इधर यहाँ पे इसी तरीके से। अब यहाँ पे आप मल्टीप्लाई करें तो ये 2 मल्टीप्लाइड बाय 2k जो है ये 2k+1 हो जाएगा। k की पावर इंक्रीज 2 की पावर जो है 1 इंक्रीज़ हो जाएगी। इसी तरीके से 2 -1 के साथ ज़रब खाएगा तो हमारे -1 के साथ ज़रब खाएगा तो ये मेरे पास -1 हो जाएगा, और ये बाहर वाला +1 है। यहाँ पे छोटी सी गलती है, तो जवाब मेरे पास आएगा 2k-1। ठीक है, जो कि 1 है, जो कि मैंने साबित करना है, जो कि मैंने शो करना है। सही, तो इस यहाँ पे मेरा इंडक्टिव स्टेप कंप्लीट हुआ, और मैंने साबित किया कि Tn इज़ इक्वल टू 2n-1। ठीक है जी। इस मेथड को सब्स्टिट्यूशन मेथड इसलिए कहते हैं कि हम इंडक्टिव स्टेप के अंदर Tk+1 साबित करते वक्त Tk को सब्स्टिट्यूट करते हैं। मैं रिपीट करता हूँ, इस मेथड को हम सब्स्टिट्यूशन मेथड इसलिए कहते हैं कि जब हम इंडक्टिव स्टेप में हमने Tk+1 साबित करना होता है, तो उसमें हम Tk को, जो कि हमारा इंडक्टिव हाइपोथेसिस होता है, उसको हम रिकरेंस के अंदर डाल के तो सब्स्टिट्यूट करके वहाँ से हम वैल्यू निकालते हैं, जिससे हम Tk+1 निकालने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे आप देखें Tk+1 जो मैंने निकालना था इज इक्वल टू 2k+1-1। तो इसको ये चीज़ मैंने सॉल्व करने के लिए मैंने कहा कि Tk+1 तो डिफाइंड है इन टर्म्स ऑफ Tk, यानी कि मैं यहाँ पे मेरी रिकरेंस के अंदर ये डिफाइंड है इस तरीके से, तो मैं इसको इस्तेमाल कर सकता हूँ। ठीक है, तो मैंने सब्स्टिट्यूट किया। ओके, अच्छा, आप देखें कि T7 अब निकालना हमारे लिए बहुत आसान है। T7 निकालने के लिए हम डायरेक्ट यहाँ पे n की जगह पे 7 पुट करेंगे, तो हमारे पास जवाब आ जाएगा 2⁻7 जो है वो 128 होता है, तो -1 करेंगे तो हमारे पास 127 आ जाएगा। इसी तरीके से T64 निकालना भी बहुत आसान है। हमें पीछे के सारे जो हैं वो T63, 62, 61 सारे निकालने की ज़रूरत ही नहीं है। हम डायरेक्ट वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे 64, तो मेरे पास जवाब आ जाएगा 2⁻64-1। जो भी इससे जवाब आता है वो मेरे पास मिनिमम नंबर ऑफ मूव्स होंगे टू मूव टावर ऑफ हनोई फ्रॉम वन पैक टू अनदर पैक। ओके, अच्छा, अब आप देख सकते हैं कि जो हमने ये गैस निकाला है, ये गैस निकालना बाज़ औक़ात इतना आसान नहीं होता। ठीक है, तो इसके लिए आपको इनसाइट चाहिए होता है, बाज़ औक़ात वो ये गैस इतना विजिबल नहीं होता। तो गैस करने के लिए एक और तरीका होता है जिसको हम कहते हैं प्लग एंड चग। प्लग एंड चग, प्लग एंड चग को एक्सपेंशन भी कहते हैं। इसमें हम रिकरेंस को के अंदर कुछ वैल्यूज़ पुट करके देखते हैं कि रिकरेंस किस तरीके से बिहेव कर रही है। ठीक है, ये वही रिकरेंस है जो हमने टावर ऑफ हनोई की रिकरेंस जो पिछली स्लाइड में हमने सॉल्व की थी। हमें पता है कि इसका जवाब 2n-1 आएगा, बट हम फॉर द टाइम बीइंग इस रिकरेंस को प्लग एंड चग से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, और हम एक अच्छा गैस निकालने की कोशिश करते हैं। ठीक है जी, तो ये मेरी रिकरेंस है Tn इज इक्वल टू 2Tn-1+1। यहाँ पे मैंने क्या किया है कि इस रिकरेंस को उल्टा करके लिख दिया है। जो इसका रिकर्सिव पार्ट है उसको आगे लिखा है, और जो ऑलरेडी सॉल्व पार्ट है उसको पीछे लिखा है। ठीक है, तो ये इसको मैंने इस 1 को इस तरफ लिख दिया। ठीक है, अब उसके बाद 2Tn-1 जो है इसको मैं इन टर्म्स ऑफ n-2 डिफाइन कर सकता हूँ ना, मेरी रिकरेंस के अंदर ये डिफाइंड है। ठीक है, तो मैंने इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट की है, Tn-1 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की है। देखें, 1 उसी जगह पे, 2 उसी जगह पे, यहाँ पे Tn-1 जो है वो डिफाइंड है इन टर्म्स ऑफ n-2 Tn-2। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया, यहाँ पे Tn-1 की जगह पे 1 + 2Tn-2। ठीक है, इस स्टेप को मैं प्लग कह रहा हूँ। नोट करें कि इसी तरह का एक स्टेप मैंने इंडक्टिव हाइपोथेसिस के अंदर भी किया था, जिसको मैं सब्स्टिट्यूशन कह रहा था। ठीक है जी, अब हम अगले स्टेप में इसको सॉल्व करेंगे थोड़ा सा। ये 2 को मैं अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 2 को 1 से ज़रब देंगे तो 2 आ जाएगा, 2 को यहाँ पे 2 से ज़रब देंगे तो ये 4 आ जाएगा। तो मेरे पास आ जाएगा 1 + 2 + 4Tn-2। ठीक है, इस स्टेप को हम चग कहते हैं, यानी कि हमने सॉल्व किया। सही, अब उसके बाद अगेन फिर मैं वही काम कर सकता हूँ। मुझे यहाँ पे Tn-2 है, तो मैं Tn-2 की जगह पे इसकी वैल्यू लिख सकता हूँ, जो कि मेरी रिकरेंस देगी। ठीक है, तो Tn-2 डिफाइंड है इन टर्म्स ऑफ Tn-3।
तो मैं यहाँ पे वो लिख दूंगा 1 अपनी जगह पे, 2 उधर ही, 4 उधर ही, और यहाँ पे मैंने लिख दिया 1 प्लस 2t n-3। ठीक है, अगेन मैंने प्लग किया या सब्स्टिट्यूशन की। सही है जी। उसके बाद फिर मैं अगेन सॉल्व कर रहा हूँ, 1 2 4, 4 को अब अंदर मल्टीप्लाई किया, 4 1 ज़र 4, 4 2 ज़र 8 और t n-3 अगेन मैंने चेक किया। अब इसको मैं कंटिन्यूस कर सकता हूँ आगे भी, लेकिन मुझे अभी यहाँ पे एक पैटर्न नज़र आ रहा है, आप देख सकते हैं ये 2 की पावर्स हैं। ठीक है, तो अगर इसको मैं इस तरीके से लिखूँ कि ये 2 रेज़ टू पावर, ये देखें 2 रेज़ टू पावर 0 है, ये 2 रेज़ टू पावर 1 है, ये 2 रेज़ टू पावर 2 है, ये 2 रेज़ टू पावर 3 है। ठीक है, तो ये इस तरीके से चल रहा है कि Tn इज इक्वल टू 2 रेज़ टू पावर 0 प्लस 2 रेज़ टू पावर 1 प्लस 2 रेज़ टू पावर 3 प्लस सो ऑन प्लस 2 रेज़ टू पावर i-1। ठीक है, प्लस 2 रेज़ टू पावर i Tn-i। अब आप देखें यहाँ पे मेरे पास i3 है। ठीक है, और यहाँ पे मेरे पास 2 रेज़ टू पावर 2 है, यानी कि i-1 है। सही हो गया। तो ये मैंने इसी इक्वेशन को एक i की टर्म्स में लिखा, एक जेनेरिक टर्म्स में लिखा। ठीक है, अल्टीमेटली यहाँ पे आप कम करते 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 किसी वक्त आप 1 पे आएंगे। ठीक है, ये n-i जो है, आप n में से एक एक वैल्यू कम करते जा रहे हैं हर दफ़ा। n में से आपने 2 कम किया, n में से एक n-1 था, n-2 था, n-3 था, तो n-i किसी वक्त t1 होगा, ये 1 पे आएगा। ठीक है, तो उस वक्त क्या सिचुएशन होगी, उस वक्त आपके पास इस i के अंदर n-1 होगा, यानी कि अगर i n-1 हो, यहाँ में मैं n-1 पुट करूँ तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, सॉरी प्लस माइनस माइनस जो प्लस हो जाएगा बिल्कुल, और मेरे पास आ जाएगा n-n+1, तो मेरे पास यहाँ पे t1 आ जाएगा। तो इस सिचुएशन में मेरे पास 2 रेज़ टू पावर n-1 होगा, और पिछली टर्म में 2 रेज़ टू पावर n-2 होगा। i में मैंने कहा n-1, तो -1 एक और करेंगे तो ये n-2 हो जाएगा। ठीक है जी। तो आप देखें कि अल्टीमेटली ये जो रिकरेंस है ये इस तरीके से बिहेव करेगी। ये मेरे पास एक पैटर्न है। अब आप देखें कि ये तो एक सीरीज़ है। देखें 2 रेज़ टू पावर 0, 2 रेज़ टू पावर 1, हम हर दफ़ा 2 मल्टीप्लाई कर रहे हैं इसके साथ। ठीक है, 2 रेज़ टू पावर n-2 एंड 2 रेज़ टू पावर n-1। हम जानते हैं कि इस सीरीज़ का सम जो है, अगर आप इसको सम करें तो ये जो है ये 2 रेज़ टू पावर n-1 के बराबर है। ठीक है, आपकी बुक में अपेंडिक्स ए है जिसके अंदर बहुत सारी सीरीज़ हैं, उनमें से ये एक सीरीज़ है और उसका सम हमने यहाँ पे इस्तेमाल किया है। तो 2 रेज़ टू पावर n-1 जो है वो इस चीज़ का सम है। सही। अब ये जो है ये हमारा गैस है जो हमने प्लग एंड चग से डिराइव किया। ठीक है, प्लग एंड चग में हम क्या करते हैं, हम पैटर्न ऑब्ज़र्व करने की कोशिश करते हैं और उस पैटर्न से हम जो हमारी रिकरेंस है उसके लिए एक सोल्यूशन गैस करने की कोशिश करते हैं। लेकिन इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ये स्टिल गैसिंग मेथड है, ये कोई प्रूफ का मेथड नहीं है प्लग एंड चग। हमें अगेन इसको मैथमेटिकल इंडक्शन के साथ सब्स्टिट्यूशन में वेरीफाई करना होगा, जैसा हमने लास्ट स्लाइड में किया। ठीक है, तो लास्ट स्लाइड में हमने डायरेक्टली अपनी इनसाइट की बेस के ऊपर सोल्यूशन गैस किया था। इस स्लाइड में हमने प्लग एंड चग के मेथड से 2 रेज़ टू पावर n-1 गैस किया। ठीक है जी, अभी तक हमने टावर ऑफ हनोई रिकरेंस के साथ काम किया है। हमने देखा कि टावर ऑफ हनोई रिकरेंस जो है उसकी फॉर्म ये है, Tn इज इक्वल टू 2 Tn-1+1, और उसका जो सोल्यूशन बनता है, जो उसकी क्लोज फॉर्म एक्सप्रेशन बनती है, वो 2 रेज़ टू पावर n-1 बनती है। ठीक है जी, अब हम एक और रिकरेंस के साथ काम करना शुरू करेंगे जिसका नाम मर्ज सॉर्ट रिकरेंस है। मर्ज सॉर्ट के बारे में हम जानते हैं कि ये एक सॉर्टिंग एल्गोरिदम है। सॉर्टिंग एल्गोरिदम में हमारे पास एक सीक्वेंस इनपुट में मिलता है x1 अप टू xn, हमें एक सीक्वेंस इनपुट में मिलता है जिसके अंदर नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स जो है वो n होते हैं। हमने सॉर्ट करना है इसी सीक्वेंस को, हमने कई और सीक्वेंस में कन्वर्ट करना है, x1 डैश x2 डैश अप टू xn डैश, जिसमें ये एक ऑर्डर के अंदर होते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम अज्यूम कर रहे हैं कि n जो है वो पावर ऑफ 2 है, यानी कि जो नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स मुझे मिलेंगे ये 2 होंगे, 4 होंगे, 6 होंगे, 8 होंगे, इस तरीके से होंगे, 7 या 5 नहीं होंगे। ठीक है, मर्ज सॉर्ट के 2 स्टेप्स हैं। पहले स्टेप में हम रिकर्सिवली जो हमें सीक्वेंस मिलेगा उसका पहला सब सीक्वेंस और दूसरा सब सीक्वेंस को रिकर्सिवली सॉर्ट करेंगे। आप अज्यूम करें कि आपके पास x1 से लेके xn डिवाइडेड बाई 2 तक सॉर्ट हो गए, रिकर्सिवली सॉर्ट हो गए, यानी कि मर्ज सॉर्ट को ही कॉल करते हुए सॉर्ट हो गए। इसी तरीके से xn/2 + 1 से लेके xn तक जो है वो भी रिकर्सिवली सॉर्ट हो गए।
तो ये पहला स्टेप है। दूसरा स्टेप मर्ज का स्टेप है, जिसमें हमने इन दोनों हाफ्स को हमने मर्ज करना है। ठीक है, एक एग्जांपल करते हैं। मेरे पास 8 एलिमेंट्स हैं सीक्वेंस के अंदर। ये आप देखें 10, 7, 23, 5, 2, 4, 3 और 9। n जो है वो 8 है। मैंने अज्यूम किया था कि n 2 की पावर होगा। ठीक है, तो पहला स्टेप हम अप्लाई करते हैं। हमने रिकर्सिवली सॉर्ट कर लिया दोनों हाफ्स को। देखें आप 8 है तो पहले 4 एलिमेंट्स होंगे 10 से लेके 5 तक, तो इनको मैंने रिकर्सिवली सॉर्ट कर लिया। रिकर्सिव का मतलब ये है कि मैंने मर्ज सॉर्ट को ही इस्तेमाल किया है इनको सॉल्व करने के लिए। तो मेरे पास पहला हाफ आ जाएगा 5, 7, 10 और 23, और इसी तरीके से दूसरा हाफ है 2, 4 से लेके 9 तक। तो ये सॉल्व हो जाएगा, सॉर्ट हो जाएगा 2, 3, 4 और 9। ठीक है जी, पहला स्टेप हो गया। अब दूसरा स्टेप मर्ज का स्टेप है, जिसमें हम इन दोनों हाफ्स को आपस में मर्ज करेंगे। मर्ज कैसे करेंगे जी? मर्ज ऐसे करेंगे कि हम इन दोनों हाफ्स में से जो स्मॉलेस्ट एलिमेंट है उसको देखेंगे, दोनों के स्मॉलेस्ट को कंपेयर करेंगे और उनको हम आउटपुट लिस्ट के अंदर रखते जाएंगे वन बाय वन। ठीक है, गुड। यानी कि आप देखें मेरे पास जो स्मॉलेस्ट एलिमेंट है वो यहाँ पे इस वाले हाफ में 2 है और पहले वाले हाफ में 5 है। तो इन दोनों को कंपेयर किया जाएगा, इन दोनों में से कौन सा छोटा है। इन दोनों में से ऑब्वियसली 2 छोटा है, तो हम 2 को यहाँ से क्रॉस कर देंगे और उसको आउटपुट एरे के अंदर डाल देंगे। आप देखें मेरे पास नंबर ऑफ कंपेरिजन अभी तक 1 हुए, 2 और 5 का कंपेरिजन हुआ। ठीक है जी, अब अगला कंपेरिजन जो है वो 5 और 3 का होगा। ठीक है, 5 और 3 में से कौन सा छोटा है? 5 और 3 में से 3 छोटा है, तो 3 जो है वो आउटपुट एरे के अंदर आ जाएगा। नंबर ऑफ कंपेरिजन 2 हो जाएंगे और 3 क्रॉस हो जाएगा। ठीक है जी, अब अगला कंपैरिजन होगा 5 और 4 के दरमियान में। 5 और 4 में से 4 छोटा है तो वो क्रॉस हो जाएगा, 4 जो है वो आउटपुट एरे के अंदर चला जाएगा, नंबर ऑफ कंपैरिजन 3 हो जाएंगे। ठीक है जी, उसके बाद अगला कंपैरिजन जो है वो 9 और 5 का होगा। ठीक है, तो 9 और 5 में से 5 छोटा है, तो इस वजह से 9 क्रॉस नहीं होगा, 5 क्रॉस होगा और वो आउटपुट एरे के अंदर जाएगा, नंबर ऑफ कंपैरिजन 4 हो जाएंगे। सही हो गया जी। उसके बाद कंपैरिजन होगा 9 और 7 का। 9 और 7 के कंपैरिजन में 7 छोटा है तो 7 आउटपुट एरे के अंदर जाएगा, नंबर ऑफ कंपैरिजन इंक्रीज हो जाएंगे और 7 यहाँ से क्रॉस भी हो जाएगा। ठीक है जी, अब कंपैरिजन होगा 9 और 10 के दरमियान में, तो जिसमें से 9 छोटा है तो 9 क्रॉस हो जाएगा, 9 आउटपुट एरे के अंदर आएगा और नंबर ऑफ कंपैरिजन मेरे पास इंक्रीज कर जाएंगे। ठीक है जी, अब मेरे पास एक जो हाफ है वो तो कंप्लीट हो गया है, यानी कि इसके अंदर और कोई नहीं है जिसके साथ मैं कंपैरिजन करूँ, तो फर्दर कंपैरिजन्स नहीं होंगे। हम सिंपली 10 और 23 को यहाँ से उठा के आउटपुट एरे के अंदर डाल देंगे। ठीक है जी, तो आप देखें कि हमने हर दफ़ा मर्ज के स्टेप के अंदर हमने स्मॉलेस्ट एलिमेंट को यहाँ से दोनों एरेज में से कंपेयर किया और उनको जो उन दोनों में से स्मॉलेस्ट है उसको हमने आउटपुट एरे के अंदर रखा। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ कंपैरिजन्स 6 थे। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ कंपैरिजन वर्स्ट केस में कितने होंगे? जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। टोटल नंबर ऑफ कंपैरिजन वर्स्ट केस में जो है वो 7 हो सकते हैं। यानी कि आप देखें कि यहाँ पे तो 6 कंपैरिजन्स के बाद मेरे पास 2 एलिमेंट्स ऐसे आए जिनको मैंने डायरेक्ट उठा के रख दिया क्योंकि ये एरे ख़त्म हो गई थी। लेकिन अगर ये एरे ख़त्म ना होती, यहाँ पे 9 के बजाय आई डोंट नो 11 होता, तो उस सूरत में हम कंपैरिजन करते रहते। ठीक है, लेकिन एक जो आखिरी एलिमेंट बचेगा वो हमेशा बगैर कंपैरिजन के आउटपुट एरे के अंदर जाएगा क्योंकि दूसरी एरे जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। तो हमारे पास मर्ज के अंदर टोटल नंबर ऑफ कंपैरिजन वर्स्ट केस में मर्ज के अंदर जो है वो n-1 है। लास्ट एलिमेंट के लिए, लास्ट आइटम के लिए कोई कंपैरिजन नहीं होगा, वो इधर इस एरे में भी हो सकता है और वो इस एरे में भी हो सकता है। ठीक है, तो अभी इस वक्त मेरे पास नंबर ऑफ कंपैरिजन इस केस में 6 थे, वर्स्ट केस में 7 हो सकते हैं, यानी कि n मेरे पास 8 था तो n-1 कंपैरिजन वर्स्ट केस में होंगे। ठीक है, ये तो हमने कंपेयर किया मर्ज के लिए, और मर्ज भी आखिरी वाला मर्ज जो फाइनल मर्ज है उसके लिए हमने नंबर ऑफ कंपैरिजन गिने। ठीक है, अब हम गिनना चाहते हैं कि मर्ज सॉर्ट के टोटल नंबर ऑफ कंपैरिजन कितने होंगे। ठीक है, मैंने कहा था कि इसके अंदर ये रिकर्शन भी है, तो रिकर्शन के अंदर भी हमने मर्ज सॉर्ट ही इस्तेमाल किया है, तो उसके अंदर भी मर्ज होगा। इसी तरीके से जब हम डिवाइड कर रहे हैं तो वहाँ भी कंपैरिजन्स होंगे। ठीक है, तो अब हम ये गिनना चाहते हैं कि मर्ज सॉर्ट के अंदर टोटल नंबर ऑफ कंपैरिजन्स कितने होंगे। ठीक है, तो उसके लिए हमें TN डिफाइन करना होगा, नंबर ऑफ कंपैरिजन्स यूज्ड बाय मर्ज सॉर्ट टू सॉर्ट n नंबर्स इन द वर्स्ट केस।
ठीक है, हमने अभी पिछली स्लाइड में देखा कि जो फाइनल मर्ज स्टेप है उसके अंदर हमें n-1 कंपैरिजन वर्स्ट केस में चाहिए। ठीक है, अब हमने देखना है कि जो सॉर्टिंग ऑफ द टू हाल्व्स हैं उनके लिए कितने कंपैरिजन्स चाहिए होंगे। तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं n नंबर्स के लिए Tn कंपैरिजन चाहिए, तो n/2 नंबर्स के लिए कितने कंपैरिजन चाहिए, Tn/2। बिल्कुल, Tn/2 पहले हाफ के लिए और Tn/2 दूसरे हाफ के लिए। तो मैं लिख कह सकता हूँ जी, जो रिकर्सिव सॉर्टिंग ऑफ टू हाफ्स हैं उसके लिए 2Tn/2 कंपैरिजन चाहिए। ठीक है, अगर मेरे एरे के अंदर एक ही एलिमेंट होगा तो कोई कंपैरिजन नहीं चाहिए, वो एरे सॉर्टेड होगी, वो बाय डिफ़ॉल्ट सॉर्टेड होगी, ट्रिवियली सॉर्टेड होगी। ठीक है, तो ये मेरा बेस केस है, T1 = 0। ठीक है, रिकरेंस को हमने डिफाइन किया था कि ये डिफाइंड होती है इन टर्म्स ऑफ ए बेस केस, वन और मोर बेस केसेस, और रिकरेंस में हम रिकर्सिव फंक्शन को दोबारा कॉल करते हैं विद स्मॉलर इनपुट्स। ठीक है, तो Tn = 2Tn/2 प्लस n-1, ये n-1 फाइनल स्टेप का मर्ज है। ठीक है, और ये 2Tn/2 जो है ये रिकर्सिवली सॉर्टिंग ऑफ द टू हाफ्स है। तो टोटल कंपैरिजन मेरे पास ये आ जाएंगे और ये मेरे पास बेस केस है। सही, आइए हम इसको सॉल्व करते हैं विद सम नंबर्स। अगर आपको याद हो तो हमने अज्यूम किया हुआ है कि n जो है वो पावर ऑफ 2 है। ठीक है, तो 0 के बाद 1 होगा, पावर ऑफ 2⁻0, 2⁻0 1। तो उसके बाद मेरे पास n जो है वो 2 होगा। तो 2 को अगर मैं पुट करूँ इस रिकरेंस के अंदर तो वो आता है जी 2Tn/2, n/2 यानी कि 1 हमें पता है कि 0 है, प्लस n-1 प्लस 2 -1, तो यहाँ से 0 आ जाएगा, प्लस 2 -1, तो मेरे पास जवाब 1 आ जाएगा। T4 के लिए इसी तरीके से हमें T2 चाहिए, 2T2 4/2 is 2, प्लस 4 -1, तो आपके पास जवाब आ जाएगा 5। ठीक है, इसी तरीके से T8 के लिए 17 जवाब आ रहा है और T16 के लिए 49 जवाब आ रहा है। अब इसमें से हम कोई पैटर्न गैस कर सकते हैं? मुझे नहीं लगता। देखें 1 5 किधर गया, 17 49, कोई पावर्स नहीं बन रहे, कोई और मल्टीपल नहीं बन रहा, तो गैस करना बहुत मुश्किल है। ठीक है, तो शायद प्लग एंड चग हमारा मसला हल कर सके। ठीक है, तो उसी तरीके से रिकरेंस को मैं उल्टा के लिखता हूँ। मेरी रिकरेंस थी Tn = 2Tn/2 प्लस n-1, तो इसको मैंने उल्टा के रखा, n-1 पहले लिख लिया और 2Tn/2 बाद में लिख लिया। ठीक है जी, उसके बाद फिर मैं अब यहाँ पे मेरे पास है 2Tn/2, तो Tn/2 जो है वो डिफाइंड है इन टर्म्स ऑफ n/4। ठीक है, तो मैं n/2 की जगह पे, n की जगह पे रिकरेंस में n की जगह पे n/2 रखूँ तो मैं मेरे पास वैल्यू आ जाएगी Tn/2 की। ठीक है, अब देखें n उसी जगह पे, 1 उसी जगह पे, 2 ये उसी जगह पे, ये Tn/2 को मैं सॉल्व कर रहा हूँ, इसको मैं सब्सिट्यूट कर रहा हूँ, सॉरी। ठीक है, तो वो है n-1, n मेरे पास यहाँ पे n/2 है, -1 प्लस 2Tn/2 डिवाइडेड बाई 2, तो ये n/4 हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें मैंने प्लग किया, सही है जी। यहाँ पे एक ब्रैकेट मिसिंग है, सही। तो अगर 2 को आप अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा n-1 प्लस n, ये 2 ये इधर मल्टीप्लाई होगा तो n हो जाएगा, -1 मल्टीप्लाइड बाई 2 इज़ -2, ये -2, और इसी तरीके से ये 2 इधर मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास 4Tn/4 हो जाएगा। तो ये वाला स्टेप है जिसमें मैंने सॉल्व किया और इस स्टेप को मैं चग कह रहा हूँ, सही है जी। उसके बाद अगेन ये इधर मैंने एक ब्रैकेट डाल दी है, कोई ख़ास काम नहीं किया, n-1 के गिर्द ब्रैकेट डाल दी है, थोड़ी देर में पता चलेगा इस ब्रैकेट का क्या फ़ायदा। उसके बाद ये n-2, अब 4 इधर है, अब मुझे Tn डिवाइडेड बाई 4 चाहिए, तो Tn डिवाइडेड बाई 4 मैं यहाँ से निकाल सकता हूँ ना, n की जगह पे n/4 डालूँ तो मेरे पास आ जाएगा जी n/4 -1 प्लस 2Tn/8, जो कि मैंने यहाँ पे पुट कर दिया। ठीक है जी, दिस इज़ अनदर प्लग स्टेप। उसके बाद फिर मैं इसको सॉल्व करूँगा तो ये n-1, ये n-2, यहाँ से आप 4 अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये n-4 हो जाएगा, प्लस 8Tn/8। अगेन मैं इसकी जनरल फॉर्म लिखता हूँ। जनरल फॉर्म क्या है मेरे पास, ये n-1, n-2 एंड सो ऑन। आप देखें मैं 2 की पावर जिसमें से माइनस कर रहा हूँ, ये 2 की पावर 0 है, ये 2 की पावर 1 है, ये 2 की पावर 2 है, एंड सो ऑन। ठीक है,
तो मेरे पास जो लास्ट टर्म बनती है वो बनती है 2⁻i t एन डिवाइडेड बाय 2⁻i, जो कि ये वाली टर्म है, ठीक है। और उससे पिछली टर्म क्या बनती है, उससे पिछली टर्म बनती है n माइनस 2⁻n-1 i-1, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास i जो है वो 3 है इस फॉर्म के अंदर, ठीक है। ये मैंने जनरल फॉर्म लिखी है, ठीक है। अगेन आप डिवाइड कर रहे हैं तो अब चलते चलते कोई एक वक्त आएगा जब आपके पास यहाँ पे आखिरी टर्म जो है वो t1 आएगी। आप डिवाइड कर रहे हैं ना, डिवाइड करते जा रहे हैं बाय 2 ऐसे डिवाइड करते जा रहे हैं, तो यहाँ पे आखिर में t1 आएगी। तो वो टर्म वो होगी जब हमारे पास ये 2⁻i जो है, ये i है, ये log ऑफ n हो जाएगा। हमें पता है कि एक्सपोनेंट और log एक दूसरे के उलट फंक्शंस हैं, इन्वर्स फंक्शंस हैं, जैसे मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन एक दूसरे के इन्वर्स फंक्शंस हैं। तो यहाँ पे 1 लाने के लिए i में मेरे पास log ऑफ n होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास होगा i log ऑफ n, तो जब यहाँ पे log ऑफ n होगा तो ये 2⁻log ऑफ n होगा, तो ये मेरे पास n हो जाएगा। तो n डिवाइडेड बाय n जो है वो 1 हो जाएगा। तो आखिर में मेरे पास t1 यहाँ पे आएगा, ठीक है। इसी तरीके से फिर मैंने कहा कि i जो है वो log ऑफ n है, तो यहाँ पे 2⁻log ऑफ n होगा और इधर 2⁻log ऑफ n-1 होगा, ठीक है। तो ये जनरल फार्मूला बनेगा रिकरेंस का। t1 के बारे में हम जानते हैं कि ये 0 है, मैं देखा था कि t1 0 है। ये देखें t1 हमें पता है कि ये बेस केस है, ये 0 है। अगर मेरे पास एरे के अंदर एक ही एलिमेंट है तो उसको सॉर्ट करने के लिए मुझे कोई कंपैरिजन की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो इसलिए ये जो आखिरी टर्म है 2⁻log n t1 ये 0 हो जाएगी, ठीक है। तो बाकी मेरे पास टर्म बचेंगी ये सारी n-1 n2 n-2 एंड सो ऑन, ठीक है, अप टू ये वाली टर्म तक n-2⁻log ऑफ n-1। तो इसको मैं लिख सकता हूँ इन टर्म्स ऑफ ए समेशन i is equals to 0 to log of n-1 n-2⁻i, n-2⁻0 करूँगा तो ये वाली टर्म आ जाएगी, और आखिरी में वैल्यू पुट करूँगा log of n-1 तो वो ये वाली टर्म आ जाएगी, ये आखिरी टर्म, ठीक है जी। इसको हम खोल के लिख सकते हैं, इस n को अलग कर दें, समेशन i is equals to 0 to log of n-1 of n माइनस समेशन i is equals to 0 to log of n-1 2⁻i, ठीक है। इसमें ये जो पहली समेशन है इसमें हम log ऑफ n को n टाइम्स ज़रब दे रहे हैं, n टाइम्स जमा कर रहे हैं, log ऑफ n प्लस log ऑफ n प्लस log ऑफ n, ये इस टर्म में हम n को log ऑफ n टाइम्स जमा कर रहे हैं, ठीक है। तो यानी कि हम एक दफ़ा n जमा करेंगे 0 के लिए, फिर n होगा 1 के लिए, अप टू आखिरी n होगा log ऑफ n-1, यानी कि टोटल log ऑफ n टाइम्स n जमा हो रहा है, तो उसका मतलब ज़रब होता है, ठीक है। तो ये n log n होगा इसका जवाब, सही। और ये अगेन आपके पास एक सीरीज़ है अपेंडिक्स ए के अंदर, आप देखिएगा एक सीरीज़ है जिसका जवाब जो है वो 2⁻n-1 है। अभी हमने पीछे भी यही इस्तेमाल की थी, ठीक है। इसको अगर आप खोल के लिखें तो ये होगा n log n प्लस 2⁻log का मतलब है n, क्योंकि मैंने अभी देखा कि ये एक दूसरे के इन्वर्स फंक्शंस हैं। 2⁻log ऑफ n का मतलब n है, ठीक है, माइनस n और ये माइनस माइनस प्लस। तो हमारे पास जो प्लग एंड चग से जवाब आया वो ये आया जी, tn is equals to n log n माइनस n प्लस 1। लेकिन ये स्टिल एक गैस है जिसको हमें सब्स्टिट्यूशन से प्रूफ करना है, ठीक है। इसके अंदर हम वैल्यूज पुट करके देख सकते हैं अपनी आसानी के लिए। t2 हमारे पास आ रहा है जनाब, 2 हम रखेंगे यहाँ पे, तो ये lg का मतलब log to the base 2 होता है, ठीक है। तो आप 2 का log लेंगे तो वो 1 आ जाएगा to the base 2, तो ये मेरे पास n आ जाएगा, n माइनस n प्लस 1, तो ये मेरे पास 1 आ जाएगा। इसी तरीके से t4 अगर मैं करूँगा तो t4 के लिए मैं कहूँगा यहाँ पे log ऑफ 4 जो है वो 2 है, तो ये मेरे पास 2n आ जाएगा माइनस n प्लस 1, ठीक है। 4 यहाँ पे n 4 है, तो ये 4 और 2n माइनस n का मतलब n प्लस 1, 4 प्लस 1 5। इसी तरीके से ये t8 जो है उसके लिए मैं डायरेक्ट वैल्यू डाल इसके अंदर 8 वैल्यू पुट करके मैं निकाल सकता हूँ। इसी तरीके से ये मेरे पास t16 है, ये t16 है, उसके लिए भी मेरे वैल्यूज़ निकाल सकता हूँ डायरेक्टली। देखें t8 के लिए मुझे पिछली वैल्यूज़ की ज़रूरत नहीं है,
ठीक है, मेरे पास ये डायरेक्ट फार्मूला है, उस फार्मूला के अंदर मैं वैल्यूज़ डाल के मैं वैल्यूज़ पुट करके मैं निकाल सकता हूँ। ठीक है, गुड। अच्छा, अभी तक हमने दो रिकरेंसेस देखी, हमने टावर ऑफ हनोई की रिकरेंस देखी और हमने मर्ज सॉर्ट की रिकरेंस देखी। ठीक है, और दोनों के लिए हमने क्लोज फॉर्म एक्सप्रेशन निकाला, क्लोज फॉर्म एक्सप्रेशन हमने निकाला और हमने क्लोज फॉर्म एक्सप्रेशन को यूज़ करके हम डायरेक्ट वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, उसको सॉल्व कर सकते हैं। एक और एग्जांपल हम करना चाहते हैं। इस एग्जांपल के अंदर रिकरेंस डिफाइंड है टी एन इज इक्वल टू 0 फॉर एन इज इक्वल टू 1, टी एन इज इक्वल टू टी एन बाई 2 फ्लोर प्लस टी एन बाई 2 सीलिंग प्लस 1 फॉर एन ग्रेटर देन इक्वल टू 2। ठीक है, अगर आपको याद हो तो मर्ज सॉर्ट के केस में हमने अज्यूम किया था कि n जो है वो 2 का पावर है। ठीक है, यहाँ पे हम ये अजम्पशन नहीं रख रहे। अगर n 2 का पावर नहीं है तो उस केस में इवनली डिवाइड नहीं होंगे दोनों हाफ्स। ठीक है, जैसे हमने पीछे एग्जांपल में देखा था कि 8 नंबर्स की का सीक्वेंस था, तो उसको हमने 4 नंबर के 2 सीक्वेंस में डिवाइड कर दिया था। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास जो वो सीक्वेंस है वो नहीं है, 2 का पावर नहीं है, और इनफैक्ट ये इवन भी नहीं है। अगर इवन भी नहीं हो, अगर 7 हो या 5 हो, तो उस केस में डिवीज़न जो है वो थोड़ी सी डिफरेंट तरीके से होगी। एक तरफ हमें फ्लोर लेना पड़ेगा और दूसरी तरफ हमें उसको सीलिंग लेना पड़ेगा। ठीक है, एनीवेज ये रिकरेंस डिफाइंड है इन टर्म्स ऑफ दिस बेस केस एंड दिस इटसेल्फ। ठीक है, इसको हमने सॉल्व करना है यूजिंग सब्स्टिट्यूशन। तो उसके लिए हम पहले हम ये देखते हैं कि इस फ्लोर और सीलिंग का क्या मतलब होता है। फ्लोर और सीलिंग का ये मतलब होता है कि अगर n जो है वो 5 है तो मेरे पास जवाब आएगा n/2 से 2.5। उसका मैं फ्लोर लूँगा तो वो 2 आएगा। यानी कि फ्लोर का ये मतलब है कि हम लार्जेस्ट इंटीजर लेस देन इक्वल्स टू n/2 ले रहे हैं। देखिए, 2.5 से लार्जेस्ट इंटीजर छोटा कौन सा है, वो 2 है। ठीक है, इसी तरीके से n/2 अगर मैं यहाँ पे करता हूँ, 5 पुट करता हूँ यहाँ पे, तो 2.5 आता है और इसका सीलिंग जो है वो 3 होता है। इसका ये मतलब है कि सीलिंग डिफाइंड होता है स्मॉलेस्ट इंटीजर ग्रेटर देन इक्वल्स टू n/2। इससे बड़ा जो इंटीजर है, इससे बड़ा 3 भी है, 4 भी है, 5 भी है, तो उनमें से स्मॉलेस्ट जो है वो 3 है। ठीक है, अगर n जो है वो पावर ऑफ 2 है तो ये बहुत सिंपल है। n/2 का फ्लोर और n/2 का सीलिंग जो है वो दोनों बराबर हैं n/2 के। देखिए, अगर आप यहाँ पे 8 पुट करें या 16 पुट करें या 64 पुट करें, तो डिवाइडेड बाय 2 करेंगे, तो उसके बाद आप उसका सीलिंग लेंगे तो फ्लोर लेंगे, ये वैसे ही ये इंटीजर होगा, तो फ्लोर और सीलिंग जो है वो बराबर होंगे और 1/2 के भी बराबर होंगे। ठीक है, तो अगर मैं ये अज्यूम करूँ कि n जो है वो पावर ऑफ 2 है, तो ये वाली रिकरेंस इस तरह से लिखी जा सकती है, टी एन इज इक्वल टू Tn/2 प्लस Tn/2 प्लस 1, या मैं ये लिख सकता हूँ Tn इज इक्वल टू 2Tn/2 प्लस 1। ठीक है, ओके, लेकिन इस असम्पशन के साथ कि n जो है वो पावर ऑफ 2 है। सही। अच्छा, हम वैल्यूज पुट करते हैं जी। T1 तो हमें गिवन है, T1 0 है। T2 डिफाइंड है इन टर्म्स ऑफ T2 डिवाइडेड बाय 2 का फ्लोर और सीलिंग। तो हम वैल्यूज पुट करें तो T2 जो है वो मेरे पास 1 आ रहा है, इसके अंदर वैल्यूज पुट करके T3 अगर मैं निकालूं तो वो जो है वो 2 आ रहा है, T4 जो है वो 3 आ रहा है और T5 जो है वो 4 आ रहा है। आप सुकून से वीडियो को पॉज करें और इसके अंदर वैल्यूज पुट करके देखें, यही जवाब आएंगे। जी, क्या आप कोई गैस कर सकते हैं? बिल्कुल, हम गैस कर सकते हैं। आप देखें कि Tn जो है वो n-1 के बराबर है, 1 2 3 4 0। ठीक है, तो ये एक बहुत अच्छा गैस बन रहा है, Tn इज इक्वल टू n-1। सही है जी। तो अगेन सब्स्टिट्यूशन इस्तेमाल करेंगे, गैस हमें मिल गया। हम इसके लिए स्ट्रॉन्ग इंडक्शन यूज़ करेंगे। स्ट्रॉन्ग इंडक्शन में हम इंडक्टिव स्टेप के अंदर थोड़ा सा फ़र्क होता है। मैं इंडक्टिव स्टेप पे जाऊंगा तो फिर आपको मैं बताऊंगा क्या फ़र्क होता है। हम फिलहाल प्रेडिकेट डिफाइन कर रहे हैं, P ऑफ n इज डिफाइंड एज फॉर ऑल n T ऑफ n इज इक्वल टू n-1। तो सबसे पहले हम बेस स्टेप करेंगे। बेस स्टेप में हम डोमेन का पहला एलिमेंट पुट करेंगे विच इज़ 1। तो जब मैं n की जगह पे 1 पुट करता हूँ इस रिकरेंस के अंदर, तो मेरे पास जवाब आता है, सॉरी इस गैस के अंदर जो मैंने साबित करना है, तो मेरे पास जवाब आता है n-1 1 - 1 इज इक्वल टू 0, जो कि मुझे गिवन है एज ए बेस स्टेप। ठीक है, तो मैंने प्रूव कर लिया।